बहुत सारे लोग खर्चा इतना कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो कोई 1 करोड़ लगाएगा वो साल में 20 लाख 30 लाख रुपए की तो उम्मीद रखेगा। हाइड्रोपोनिक में भी 2 टेक्निक है। एक एनएफटी टेक्निक है, जो ये पाइप वगैरह जिसमें पानी चलता है और लीफी वेजिटेबल करते हैं। ठीक है। एक ग्रो बैग टेक्निक है, जिसमें बैग के अंदर हम टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह लगाते हैं। हाइड्रोपोनिक की बात आती है तो एक्सोटिक वेजिटेबल से लोग कनेक्ट कर जाते हैं कि इनके अंदर वही ग्रो की जाती है। जी जी जी। क्या कंसेप्ट है सर एक्सोटिक वेजिटेबल्स का? क्योंकि देखो, आज के टाइम पे जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है। अगर आप मंडी में बगैर पैकिंग की सब्जियां लेके जाएंगे तो गुड़ गोबर सब बराबर है, सब लोग वही रेट लगाएंगे जो सभी सब्जियों को रेट लगा। आप जितना मर्जी चीख लेना। हाइड्रोपोनिक में अगर आप उसको हाइड्रोपोनिक तरीके से सेल करते हैं तो आप 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए पर 1 एकड़ से पर ईयर कमा सकते हो। मेरे को लगता है सर हाइड्रोपोनिक फार्मर्स के लिए 2 नए अपॉर्चुनिटीज खोलेगा इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक में जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई 20% पानी का इस्तेमाल होता है। ये उन लोगों के लिए भी एक वरदान है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे पास कॉमर्शियल के लिए इंक्वायरी आने लगी कि सर हम कॉमर्शियल करना चाहते हैं, हमारी नौकरी छूट गई है, हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1.5 एकड़ ज़मीन है। एक सर आपने इतने सालों में जो एक्सपीरियंस लिया है जहाँ पर हाइड्रोपोनिक सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या मेजर रीजंस रहे सर हाइड्रोपोनिक्स के फेलियर होने की? जब आप इतना कुछ करते हैं ना, तो एक काम और करना, इसको बेचने पे एफर्ट ज़्यादा लगा। मतलब जो किसान जिससे वो करता है ना, क्योंकि जहाँ से किसान बचता है ना, वो सारा का सारा मार्जिन वहीं पे छुपा होता है। तो सुनील सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हमारे किसान भाइयों के लिए कि आप हाइड्रोपोनिक्स में क्या कर रहे हैं आजकल प्रोफेशनली। जी हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और हरियाणा से हूँ। जी सर। मैं खुद भी कॉमर्शियल फार्मिंग करता हूँ हाइड्रोपोनिक, और साथ के साथ हाइड्रोपोनिक एग्रोनोमिस्ट और कंसल्टेंट हूँ। हाँ जी। मैं जो लोग हाइड्रोपोनिक टेक्निक में नए हैं उनके हम फार्म डेवलप करवाते हैं, साथ के साथ उनको गाइड करते हैं, उनको क्रॉप सिलेक्शन में हेल्प करते हैं और उनको पूरी की पूरी फैसिलिटी देते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। भाई कैसे क्रॉप को चलाना है, कैसे बेचना है, कैसे सेटअप तैयार करना है, कम से कम रेट में, कम से कम बजट में हम लोगों का सेटअप तैयार करवाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे 2 प्रोजेक्ट हुए हैं, एक ओमान के अंदर इंडिया से बाहर, ठीक है, और एक बहरीन के अंदर हुआ है। और नेक्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अफ्रीका के अंदर है, जो कि अभी 2-3 महीने के बाद स्टार्ट होगा। मैं अपने फार्म पे प्रैक्टिकली लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता हूँ हाइड्रोपोनिक की, और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है सर। तो किसान साथियों, सुनील जी ने भी एज ए फार्मर हाइड्रोपोनिक को स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो कंसल्टेंसी में भी जा चुके हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी जा चुके हैं और यहाँ तक कि फॉरेन के प्रोजेक्ट भी उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं। तो इनसे सीखने का हमें मौका मिला, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो चलिए आज के एपिसोड में जानते हैं सुनील जी से हाइड्रोपोनिक के डीप इंसाइट्स के बारे में, और काफी कुछ है सीखने को, जानने को, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आजकल फार्मर्स को मिसगाइड भी कर रही हैं। तो एक सही सटीक जानकारी आज हम सुनील जी से लेंगे, तो बने रहे इस एपिसोड में। मैंने आज से 7 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। हाँ जी। जैसे लोग आज आपके इस चैनल को देखेंगे, मैंने भी ऐसे ही किसी चैनल को देखा था। ठीक है। कि कोई हाइड्रोपोनिक टेक्निक है जिसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते, और बड़ा उस टाइम पे एकदम क्रेजी सा लगा कि यार कोई ऐसी टेक्निक कि भी बगैर मिट्टी के हम पौधा उगा सकते हैं। सोच के भी अजीब लगता है सर। हाँ बिल्कुल, सोच के भी अजीब सा लगता है। और कहीं ना कहीं मेरे मन में बचपन से ही ये था कि मुझे ग्रीनरी से बहुत लगाव था। ओके सर। बहुत प्यार था, मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता था। और मम्मी पापा जैसे कि फार्मर थे, तो मैं स्कूल से आने के बाद अपने खेत में आता था। वहाँ पे जब छोटा सा था तो कहीं कहीं पे अपने पौधे लगाता रहता था। अच्छा, प्यार था मतलब। हाँ प्यार था। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं जो भी मेरा काम था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था। मोबाइल फ़ोन्स की मैं ट्रेनिंग सेंटर था मेरा, मोबाइल चार्जर भी हम लोग बनाते थे। कंप्लीटली अलग साइड थी। हाँ, बिल्कुल एकदम अलग साइड थी। और उस लाइन में भी ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कमा नहीं रहा था, अच्छा खासा कमा भी रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन पता नहीं कहीं एक मन से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। और
फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने खेत में ही कुछ करूँगा। लेकिन खेत में करूँ तो जैसे माँ-पापा फार्मर थे, उन्होंने पूरी उम्र धूप में, गर्मी में काम किया। तो बोलते थे कि तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, खेती करना बड़ा टफ काम है। हाँ जी। और कहीं न कहीं हमें भी उस चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। हमें भी पता था कि भई खेत में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। खेती करोगे तो मिट्टी में मिट्टी होना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि खेती में अलग क्या है, ठीक है। जिससे मैं कुछ लोगों को प्रूव करके दिखाऊँ, कुछ अच्छा करके दिखाऊँ, क्या अलग है? तो बहुत सारा यूट्यूब देखा, वेबसाइट देखी, फेसबुक, जहाँ से भी मुझे मिला, तो फिर मेरे सामने निकल के आया हाइड्रोपोनिक। तो हाइड्रोपोनिक के बारे में फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी करनी शुरू की हाँ जी। और आज से 7 साल पहले मैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के अंदर आ गया था। आपने खेत में से मिट्टी हटा दी। हाँ, बिल्कुल मिट्टी हटा दी क्योंकि सब लोगों की यही कहावत थी कि भई मिट्टी के साथ मिट्टी होना है। हमने सोचा कि चलो इस मिट्टी का ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मिट्टी के साथ मिट्टी ही नहीं होना। बिल्कुल, बाबूजी बन के खेती करनी है, हाँ, पैसा बिल्कुल। भी कमाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर मेरे को भी लगता है कि जब से इंडिया में कोरोना हुआ है, लोग हेल्थ को लेके अवेयर हुए हैं, जी, बिल्कुल। अपनी इम्यूनिटी को लेके, डाइट को लेके। बिल्कुल। अब लोग फ्रेश वेजिटेबल खाना चाहते हैं जो पेस्टिसाइड फ्री हो। हाँ। और हाइड्रोपोनिक शायद एक वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसानों के लिए कि वो इस मार्केट को कैटर कर सके। अभी देखो ना, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम पेस्टिसाइड फ्री सब्जियाँ खाना चाहते हैं और कोरोना के बाद अवेयर हो गए। बिल्कुल, अवेयर पहले भी थे लोग, ठीक है। लेकिन कोरोना आने से क्या है कि और ज़्यादा लोग अवेयर हो गए। और अवेयर हुए। अभी हमारे पास एक विकल्प आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्राकृतिक खेती। अच्छा विकल्प है, लेकिन उसका वीक पॉइंट क्या है कि उसमें भी मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है। और अब ये जो दौर है ना फार्मिंग का, अब ये चेंज हो रहा है। क्योंकि जो हमारे पुराने लोग थे, हाँ जी। जो हमारे बाप थे, हमारे दादा थे, वो लोग जो खेती इतनी मेहनत कर लेते थे, लेकिन अब वो तो सदा जिंदा नहीं रहेंगे। बिल्कुल सर। अब आने वाला जो फार्मिंग है, वो तो नई जनरेशन ने ही करना है। हाँ। हम जैसे ने आप जैसे नहीं करना, या जो नई जनरेशन आएगी, वो इस चीज़ को करना नहीं चाहती। वो लाइफस्टाइल भी चाहते। बिल्कुल, वो चाहते नहीं कि उनके कपड़े खराब हो हाँ जी, हाँ जी। या वो धूप में खड़े होके काम करें। ठीक। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक। और दूसरा वीक पॉइंट क्या है कि बहुत ज़्यादा जो पेस्टिसाइड है, उनका स्प्रे अगर हम नहीं करते हैं तो पेस्ट का अटैक इतना हाई हाई हो जाता है कि कल्टीवेशन कई बार तो 1-1, 2-2 साल तक वो कुछ निकलता ही नहीं है। हमें इस प्रोडक्शन बहुत कम निकलती है। प्रोडक्शन कम निकलती है और कीटों का बहुत अटैक होता है। फिर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी मतलब रफ सी क्वालिटी निकलती है, इतना बढ़िया नहीं, देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है ऑर्गेनिक। मीन्स जो हमारे कंज्यूमर है, ये चीज मैंने नोट की है शहरों में, हाँ। उन्हें पेस्टिसाइड फ्री तो खाना है पर जो चीज दिखने में अच्छी हो वो भी खानी है। हाँ, वो इस विकल्प पे जाना है तो हाइड्रोपोनिक बिल्कुल बेस्ट है। मेरे को और लगता है सर हाइड्रोपोनिक फार्मर्स के लिए दो नए अपॉर्चुनिटीज खोलेगा इन फ्यूचर। जी। एक तो जो हाई सोसाइटीज हैं जो शहरों में रहती हैं, हुँ, जो पेस्टिसाइड फ्री चाहती हैं, हुँ। अगर फार्मर हाइड्रोपोनिक में सब्जियां उगाता है तो वो उनको कैटर कर सकता है, अपनी मार्केट एक अलग से बना सकता है। बिल्कुल, देखो जैसे अगर हम अब फार्मिंग को देखा जाए, जो नई जनरेशन है, वो फार्मिंग को एक बिज़नेस के रूप में देखती है। बिल्कुल सर। ऐसे नहीं है कि भई सब कुछ चलो भगवान पे डिपेंड है, बारिश अच्छी होगी तो अच्छा हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है। अब खेती करने का तरीका बदलता जा रहा है, क्योंकि एक तो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आ गई है, पॉली हाउस, नेट हाउस आ गए हैं। इसके अंदर क्लाइमेट का इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, बारिश आ गई, ओले आ गए। कई बार क्या होता है कि हमारी पूरी फसल तैयार हो जाती है, ओले आए और सारी की सारी फसल खराब। एक तो ये चीज़ों से बचाव रहता है और दूसरा क्या है कि अब हाइड्रोपोनिक में हम अपनी एक अलग से मार्केट बनाते हैं। बनाते हैं। अब आप बड़े-बड़े मॉलों में जाओगे तो उसमें क्या होता है कि अलग से रैक लगे हुए हैं, ये हाइड्रोपोनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ये पेस्टिसाइड वाली है। ठीक है। और सबसे जो हाई रेट होंगे वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के ही होंगे। तो इस तरीके से अगर आप इंडिया से बाहर चले जाओ, यूएसए, यूरोप में चले जाओ, तो वो लोग अपने यहाँ पे तो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो गाय के गोबर पे, ठीक है, इन चीज़ों पे आधारित है, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग मानते हैं और वो सब के सब इसी पे डिपेंड है। दूसरा क्या है कि हाइड्रोपोनिक सब्जियों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, हाँ जी। टेस्ट अच्छा होता है, लोगों को अट्रैक्ट भी करती है और खाने में भी टेस्टी होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि भई आने वाले टाइम में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो है, बहुत पॉपुलर होने वाली है आपके इंडिया में भी।
सर काफी डिस्कस कर लिया हमने स्टार्ट होते ही हाइड्रोपोनिक के बारे में। जी मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो किसान पहली बार जानते ही नहीं है ये टेक्नोलॉजी क्या है, जी हाइड्रोपोनिक क्या है, ब्रीफ में उसको थोड़ा सा बता दीजिए। जी देखो, हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 0% टॉलरेंस होती है उसमें मिट्टी, यानी मिट्टी 1% उसका यूज नहीं किया जाता। कोई भी एक ऐसा मीडिया हम ले सकते हैं, कोई भी एक ऐसा मीडिया जिसमें मिट्टी बिल्कुल भी ना हो, ठीक। या उसकी अपनी खुद की कोई भी टॉलरेंस ना हो। जैसे कि आप कपास ले लो, कॉटन ले लो। अब कॉटन होता है, कॉटन को अगर आप दूध में डुबो करके चूसोगे तो दूध का टेस्ट आएगा। दूध का टेस्ट आएगा। अगर उसको आप जूस में करोगे तो जूस का टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि कॉटन का अपना कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू या अपना कोई भी टेस्ट नहीं है, इसकी टॉलरेंस 0 है। ठीक है सर। ठीक है? अगर आप कॉटन के अंदर पानी के अंदर न्यूट्रिशन मिक्स करके और उसमें पौधा लगा दो तो पौधे को क्या मिलेगा? 100% न्यूट्रिशन मिलेंगे वहाँ पे उसको, मिट्टी या कोई भी चीज़, जो चीज़ आप डाल रहे हो केवल वही मिल रहा है। ठीक है? तो इसी प्रकार हम कोई भी एक ऐसी मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोकोपीट है, वर्मिकुलाइट है, परलाइट है। अगर उसके अंदर हम न्यूट्रिशन डाल करके पौधे को ग्रो करते हैं तो उसको हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक बोल सकते हैं। वैसे हाइड्रोपोनिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस पोनोस। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनोस का मतलब होता है कार्य, यानी पानी के साथ मिल के किया गया कार्य, या ये कहिए कि पानी में पौधे उगाने की टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इसमें हम बिल्कुल भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सर बिल्कुल समझ आ गया मेरे को ये क्या कंसेप्ट है, क्या टेक्नोलॉजी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमारी इंडिया में खेती करने लगी, क्या इसकी एक्चुअल में नीड थी फार्मर्स को? देखिए, वही बात है जो हमने अभी डिस्कस किया। नीड क्या थी कि जो नई जनरेशन है वो मिट्टी के साथ मिट्टी नहीं होना चाहती। ठीक है। दूसरी बात, एक तो इसमें आदमी का स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, कपड़े उसका वो मेंटेन रहता है। दूसरा क्या है कि हाइड्रोपोनिक पेस्टिसाइड फ्री होती है, वो आजकल डिमांड है। ठीक है। हमारे हेल्थ की डिमांड है। दूसरा क्या है कि इसमें यील्ड ज़्यादा निकलती है, पैदावार ज़्यादा निकलती है। और शायद सर जो मेरे को लगता है कि जो मिट्टी खराब हो चुकी है हमारे एरिया के, जी जहाँ खेती पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोपोनिक के बाद अगर पानी ठीक है तो भी आप खेती कर पाओगे। बिल्कुल, देखिए इसका एक वीक पॉइंट भी है और इसके प्लस पॉइंट भी बहुत सारे हैं। इसका वीक पॉइंट ये है कि हाइड्रोपोनिक के लिए आपको मीठा पानी चाहिए। जी सर। या तो नहरी पानी हो, या आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका टीडीएस 500 से कम हो। 500 से कम। 500 से कम हो, जितना कम उतना बेस्ट। ठीक। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 500, उससे जितना कम उतना बढ़िया नहरी पानी हो। अदरवाइज फिर आपको आरओ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इसका एक वीक पॉइंट है, जो मुश्किल हो जाता है थोड़ा मीठा पानी ढूंढना। आरओ का क्या कंसेप्ट रहता है सर? आरओ का क्या होता है कि हम किसी भी खारे पानी को, नमकीन पानी को मीठा पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हाइड्रोपोनिक का जो सबसे अच्छा कंसेप्ट मैं जैसे मानता हूँ, हाइड्रोपोनिक को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसमें जब हम जो पौधे को 16-17 न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में हम पौधे को देते हैं, और पौधा हेल्दी होता है और उसमें किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं होता, जिससे हमारी जो सब्जियां हैं वो टेस्टी भी रहती हैं, ऑर्गेनिक भी रहती हैं, और स्वादिष्ट तो है ही है, साथ में हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। नहीं सर, बिल्कुल काफी काबिले तारीफ ये टेक्नोलॉजी है। जी, देखते हैं फ्यूचर में कितना इसका स्कोप रहता है। देखिए फ्यूचर तो इसका बहुत अच्छा है। अच्छा, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से ही, आप एक तहसील है, तालुका से मैं बिलोंग करता हूँ, गोहाना से, और डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये एक तालुका है। यहाँ पे भी हमने ये सब्जियां बेचने में प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं आई सर? बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि देखो आज के टाइम पे जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है। अगर आप मंडी में बगैर पैकिंग के सब्जियां लेके जाएंगे तो गुड़ गोबर सब बराबर है, सब लोग वही रेट लगाएंगे जो सभी सब्जियों को रेट लगा, आप जितना मर्जी चीख लेना। बिल्कुल सर। है ना? लेकिन अगर आपका अपना एक पैकिंग है, अपना एक सिस्टम है, और आप उसको लेके जाते हैं तो लोग उसका पैसा, उसकी कीमत देते हैं, और लोगों को अपनी सेहत के लिए कीमत देने को तैयार है। बस आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाना पड़ेगा, मेंटेन करना। बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो सर हाइड्रोपोनिक में आया होगा घर वालों ने या आसपास के जो समाज है, प्रॉब्लम्स तो ही होंगी सर कि ये नया चीज कर रहा है, फेल हो जाएगा। बिल्कुल। आज तो अपना सेटअप पूरा अच्छा मैनेज हो गया है, पर इसको खड़ा करने में कितनी मेहनत लगी, कितने चैलेंजेस आए सर? सर बहुत चैलेंज आए, क्योंकि आदमी अच्छा खासा कमा रहा होता है, और मैं मैरिड था, मेरे बच्चे थे, और मैं किसी एक काम को छोड़ करके दूसरे नए काम में घुसता हूँ, तो बहुत चैलेंज आते हैं।
और फैमिली भी ये बोलते हैं कि पता नहीं कौन क्या करेगा ये, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पानी-पानी में खेती करेगा, समझेगा। बहुत चैलेंज थे। लेकिन घरवालों ने कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट भी किया। घरवालों की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल। उनको ये था कि भई ये लड़का कुछ भी करेगा तो कुछ अच्छा ही करेगा। अगर ये चाहता है तो इसको करने दो। बहुत सपोर्ट भी किया, लेकिन चैलेंजेस बहुत थे। और उसके बाद मैंने छोटी-सी अपने छत पे शुरू किया। छत पे शुरू किया, बहुत सुपर रिज़ल्ट आया। और तो क्या, जो यहाँ का जज था हरियाणा कोर्ट का, ओके। हरियाणा में, वो भी मेरे घर पे आए। उन्होंने विज़िट किया और मेरा ये घर पे मैंने देखा, उन्होंने मेरी सब्जियाँ टेस्ट की, मैंने उनको गिफ्ट की। तो फिर घरवालों को भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ यार, ये कुछ तो है, कुछ तो है। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल बनाया तो फिर मेरे पास कुछ इंक्वायरियाँ आनी स्टार्ट हुई। ठीक। और धीरे-धीरे फिर ये कारवां आगे बढ़ता गया। मैंने छत से लेकर के फिर मैंने एक कोई 500 गज का एक प्लॉट रेंट पे लिया। ठीक है। रेंट पे लिया, वहाँ पे मैंने करना स्टार्ट किया। फिर क कोविड का टाइम आ गया, कोविड का टाइम आया तो लोग बहुत सारे बेरोज़गार हो गए, जॉब छूट गई। फिर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, हमारे पास लोगों के कॉल आने लगे कि हमें भी ये करना है, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरे पास कॉमर्शियल के लिए इंक्वायरी आने लगी कि सर हम कॉमर्शियल करना चाहते हैं, हमारी नौकरी छूट गई है, हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1.5 एकड़ ज़मीन है और अब हम घर पे आ गए हैं, क्या हम हाइड्रोपोनिक में कर सकते हैं? तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अगर तू हाइड्रोपोनिक के लिए किसी को गाइड करेगा, तो पहले खुद तो कॉमर्शियल कर। हाँ, खुद तो कॉमर्शियल लेवल पे। हाँ, फिर 2020 में मैंने अपना कॉमर्शियल फार्म बनाया था। उसके बाद फिर मैं इसको कॉमर्शियल करते भी आ रहा हूँ और कॉमर्शियल के लिए मैं गाइडेंस भी कर रहा हूँ। और बहुत सारे कॉमर्शियल फार्म मैंने सेटअप भी कराए हैं, इंडिया में भी कराए हैं, इंडिया से बाहर भी कराए हैं। अब मैं आपकी वीडियोस देख लेता, बहरीन, ओमान तक भी आप हाँ, हाइड्रोपोनिक सेटअप। हाँ, वहाँ पे मैंने सेटअप कराए हैं। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा अफ्रीका का है, हमने अफ्रीका में भी सेटअप करना है। और शुरू में जब मैंने अपने फार्म पे ही बनाया था तो लोग ऐसे देखते थे, पता नहीं ये क्या कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पाइप लगाए हुए हैं, कोकोपीट है, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया। ठीक है, हँसते थे लोग, हमने तो नहीं, लेकिन पीछे से हँसते थे, है ना? को पता नहीं लोगों ने क्या-क्या बोला है, पर क्या है कि जब हमें अपने काम पे विश्वास है और हम उसको पूरा मेहनत और पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं तो रिजल्ट मिल। आई थिंक सर ये बहुत बड़ी बात कही आपने जी। कि जनरली जब हम में से कोई भी जी। कोई नया स्टार्टअप करता है, नए बिजनेस में आता है, जो नया होता है, तो समाज का कह लो, ये पूरा जो प्रेशर होता है, खुद को कई बार हम संभाल नहीं पाते और बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग बार बार कहते हैं कि फेलियर है, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वो मेंटलिटी कैसे स्ट्रोंग की जाए? देखो, उसमें क्या होता है कि हरियाणा में तो ये खासकर है। हाँ यहाँ पे तो कमेंट भी ऐसे मार देंगे कि आदमी खड़ा-खड़ा जल जावे। इस तो हरियाणा में तो खासकर ऐसा है कि वो तो ऐसे भी स्माइल कर देंगे कि दूसरे आदमी को वो स्माइल भी लग जाएगी उसकी। हरियाणा में तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अपने आप पे विश्वास करो, जी सर। है ना? जब हाथी चलता है ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, लोग कुछ भी बोलते रहे। एक बार नेक्स्ट गए हो तो बिल्कुल, अपने पे विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास ऐसा नहीं हो कि भई किसी यूट्यूब चैनल को देख कर के फूल जाओ, भई मैं करोड़ों में कमाऊँगा, लाखों में कमाऊँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रॉपर किसी आदमी से मिलो जो आपको सही गाइड करे, ठीक है सर। सही आपको सलाह दे, फार्म विज़िट करो, टेक्निक को समझो, मेहनत देखो इसमें कितनी है, कितनी नहीं है, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करना एक अलग बात है, उसको चलाना अलग बात। चलाना अलग बात। ठीक है? उसको चलाना पड़ेगा। देखो, हाइड्रोपोनिक की अगर मैं बात करूँ, तो अभी तक कोई भी गवर्नमेंट के ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे इसकी ट्रेनिंग नहीं होती सर। एक्चुअल में। वहाँ पे हमारे जो भी एग्रोनॉमिस्ट हैं, जो भी हमारे डॉक्टर बैठे हैं, हाँ जी। उन सभी को सोइल का नॉलेज है। ओके सर। लेकिन हाइड्रोपोनिक उनके लिए भी एक अलग है। ये सोइलेस कंसेप्ट। जी, 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 अपने गरौंडा में है, उधर करनाल में है, तो वो डॉक्टर भी हमारे साथ मिलते हैं, मेरे साथ। अब क्या है कि इस लाइन में हूँ तो मेरा हरियाणा में काफ़ी इन लोगों से मेरा संपर्क हो गया है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। हाँ जी। तो वो लोग भी हमारे से पूछते हैं कि भई इसको कैसे करना है, इसमें क्या चीज़ आप करते हो? क्योंकि उनको डिजीज़ का नॉलेज है, पौधे का, डेफिशिएंसी का, न्यूट्रिशन का, हर चीज़ का नॉलेज है, लेकिन एक छोटा-सा बेसिक उनको नहीं पता है कि हाइड्रोपोनिक चलता कैसे है, वो न्यूट्रिशन फार्मूलेशन क्या है? उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी तक तो नहीं आया है। अभी बल्कि मेरी जो हमारे हरियाणा के डायरेक्टर जनरल जो हॉर्टिकल्चर के हैं, ठीक है। पंचकुला बैठते हैं, उनसे मेरी एक पीछे मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला भी था कि हम गवर्नमेंट की तरफ से एक कोर्स
शुरू करेंगे तो आपने वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करना है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ऐसा हाइड्रोपोनिक के ट्रेनर नहीं है। तो मैं भी, मेरे पास टाइम हो गया, मैं अफ्रीका जाने से पहले वहाँ पे कुछ 10-20 क्लास में ले शुरू करूँगा। सर जब आपने स्टार्ट किया हुआ तो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी होगी इसमें तो? देखिए, इन्वेस्टमेंट हाइड्रोपोनिक, जो लोग आपका ये चैनल देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, हाइड्रोपोनिक में कुछ अफवाहें भी हैं और कुछ, मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। यही है कि मेरे भी मन में सर आ रहा है कि हाइड्रोपोनिक की जब भी बात आती है ना, तो मन में आ जाता है कि भई 1 करोड़ रुपया करोड़ों का खर्चा है। स्टार्ट करने से पहले ही रुक जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे बेचारे भोले वाले कस्टमर को मिसगाइड किया जा रहा है, या फार्मर को आप बोलिए, या फिर जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको मिसगाइड किया जा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि कुछ कंपनियां हैं महाराष्ट्र साइड की, ओके सर। वो, उनको सिर्फ अपने सेटअप बेचने से मतलब है, सामने वाले को प्रॉफिट आए ना आए उनसे कोई मतलब नहीं ठीक है। है। अभी जैसे दिल्ली के अंदर किसी ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने अपना मेरे को फार्म विजिट कराया और वो लोग लॉस में जा रहे थे। लॉस में जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि हमें इसको कैसे हम प्रॉफिट में जा सकते हैं, एक बार हमारे फार्म पे आप विजिट करो। ठीक है। तो 500 गज का उनका सेटअप था, 500 गज का, और 40 लाख रुपए उनका इन्वेस्ट करा दिया। 500 गज में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करा दिया। अब हैंड एंड पैड जो क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउस होता है वो लगा दिया, चिलर लगा दिया, आरओ लगा दिया, ठीक है, और ना जाने पता नहीं अंदर क्या क्या उन्होंने करवा दिया। मतलब एक अच्छी मोटी खास कोटेशन बनाई, वो किया और वो चले गए। ठीक है। अभी उसने लगाया क्या उसमें, बेसिल, जो हमारे हरियाणा के जो किसान भाई सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे, मरवा जिसको हम बोलते हैं, तुलसी का दूसरा, अच्छा। मरवा, इसको एक्जोटिक में इसको बेसिल बोलते हैं, यानी इसी की 1-2 वैरायटियां होती है जिसको बेसिल भी बोलते हैं, उसकी जो पत्तियां पिज्जा वगैरह में पड़ती है। ओके सर। अब आपको पता है हमारे यहाँ पे तुलसी है, मरवा है, वो गर्मी में बहुत अच्छा होता है और सर्दी में सूख जाता है। हाँ जी। ठीक है। अब उनको उनका सेटअप ऐसा बना दिया, उन्होंने लगाना बेसिल था, जिसके जो 40 डिग्री में भी हो जाएगा आराम से। अगर आपने सिंपल नेट हाउस भी लगवा लिया होता, पॉली हाउस भी लगा लिया होता, तो आपका बहुत आराम से हो जाता। तो वो फैन एंड पैड लगा करके 10-15 हज़ार रुपये बिजली का खर्चा, ठीक है जी, वो सेटअप महंगा, उसकी मेंटेनेंस महंगी, वो लगाने की जरूरत क्या थी? उसके लिए चिलर लगाने की और ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब फार्मर फार्मर भी नहीं थे, वो बिजनेसमैन थे, बैंक में थे, वो बैंक मैनेजर थे, और एक और उनका कोई पार्टनर था। उनको लगा कि अगर हम 500 गज में 40 लाख रुपए लगा रहे हैं तो पता नहीं कितना कमाएंगे। 3-4 उसने लड़के रख लिए वहां पे, ऑफिस बना लिया, ये वो कर लिया। अब लॉस में तो जाना ही था। फिर उनको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं, न्यूट्रिशन भी वो लोग ही बेच रहे, उनको 12,000 रुपये महीना न्यूट्रिशन दे रहे। मतलब हर तरीके से। हाँ, जो कि 1500-2000 रुपये का खर्चा, वो 12,000 रुपये महीने का उसको दे रहे। अब 40 लाख लगाते समय तो सोचना चाहिए कि हमें उगानी तो सब्जियां ही हैं। वही है ना, उनको कोई भी ऐसा कंसल्टेंट नहीं मिला, ऐसा गाइड करने वाला नहीं मिला कि भाई हम जो क्रॉप लगा रहे हैं उसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर क्या लगाना चाहिए। स्ट्रक्चर तो लगा लिया उसने, गर्मियों में धनिया उगाए, या अपना क्या बोलते हैं, लेटस उगाए, स्ट्रॉबेरी उगाए, लेकिन उगा रहे वो बेसिल। तो वो चीज है, यहाँ पे मिसगाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। हाँ जी। ठीक है, आप 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख अपने बजट के हिसाब से इसकी शुरुआत कर सकते हो। हर स्टेट में सब्सिडी है, सेंटर से भी सब्सिडी है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, तो वहाँ पे सेंटर से सब्सिडी है, वहाँ से ले सकते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस से काम किया जाए तो बहुत महंगा नहीं। अब हाइड्रोपोनिक भी हॉर्टिकल्चर में ही काउंट की जाती है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ हॉर्टिकल्चर। तो इसके लिए कुछ लोन वगैरह का भी है कुछ प्रावधान? लोन का ऐसा है कि अगर आप सेंटर से लेते हैं तो वो सारा बैंक से लोन लेकर के उसी के थ्रू ही होता है। ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं तो उसमें 50% की सब्सिडी है, 50% तो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। 50% जो है फार्मर का शेयर होता है। और वो 50% शेयर चाहे लोन लेके करे, ठीक है, चाहे कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, मीन्स जितना भी खर्च आएगा 50% मेरे को सब्सिडी मिल जाएगी। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है ना, हमारा पॉली हाउस, नेट हाउस होता है, वो उसका 50% देते हैं। ओके। हाइड्रोपोनिक में भी 2 टेक्निक है, एक एनएफटी टेक्निक है जो ये पाइप वगैरह जिसमें पानी चलता है और लीफी वेजिटेबल करते हैं। ठीक है। एक ग्रो बैग टेक्निक है जिसमें बैग के अंदर हम टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह लगाते हैं। अब सरकार जो है हमें 75 यानी 75 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से क्रॉप का पैसा भी देती है, फर्स्ट क्रॉप का। जैसे मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है,
तो 75,000 रुपये आपको सरकार क्रॉप का देगी, फर्स्ट क्रॉप का देती है। अब 75,000 रुपये में आप कोकोपीट ग्रो बैग लगा सकते हैं। आ जाता है सर इतने में? थोड़ा उसमें 75,000 गवर्नमेंट दे देगी और लगभग इसका आधा लगा लीजिए, यानी 30,000 रुपये आपके अपने पास से लग जाएंगे। ठीक। तो वो भी एक किस्म से आपका सब्सिडी में ही कवर होगी इस हिसाब से देखा जाए। ठीक है, मतलब ये मेरे को थोड़ा सा सही समझ आया कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोपोनिक में कोई भी आना चाहेगा तो सीधा उसको 1 करोड़ में जाना है। ना 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 ना, बिल्कुल भी। आपको फसल देखनी पड़ेगी। आप क्रॉप सिलेक्शन देखो बहुत सारे बेचारे हमारे फार्मर इसलिए भी परेशान है, वो करना तो चाह रहे हैं, हाँ जी। उनकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, बंजर है, हाँ जी। ठीक है, पानी उनके पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक में जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई 20% पानी का इस्तेमाल होता है। ये उन लोगों के लिए भी एक वरदान है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। ठीक है सर। ठीक है, जिसकी मिट्टी बंजर है, उबड़ खाबड़ है, पत्थर है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी का हमने इस्तेमाल करना ही नहीं है। आपने ओमान में जो प्रोजेक्ट लगाया वहाँ पे कैसी थी सर मिट्टी? वहां पे तो आप ऐसे है जैसे आप चांद पे आ गए हो। अच्छा। मतलब जहां तक दूर दूर तक देखोगे तो आपको ऐसे टीले से दिखाई देंगे मिट्टी के, ठीक। और कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, रोड नहीं, मतलब बंजर हो चुकी है मिट्टी। मिट्टी बारिश ही नहीं होती बगैर बारिश के। राजस्थान जैसी मिट्टी, राजस्थान जैसे भी नहीं कह सकते हम, मतलब मिट्टी हार्ड भी है और रेतीली भी है, अजीब सी तरह की मिट्टी। पानी कैसा है सर वहाँ का? पानी ठीक था वहां पे, अगर हम नीचे निकालते हैं तो पानी ठीक ठाक था। आप उसको आरओ करके हाइड्रोपोनिक बहुत अच्छे से कर सकते। सर ये आरओ वाला मैं समझना चाहूंगा कि कितने टीडीएस तक का पानी है तो हम आरओ से उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं? पानी का टीडीएस तो देखो, अगर मान लीजिए आपका 1200-1300 टीडीएस का पानी है, ठीक है, तो आपका जो आरओ है उसमें क्या होगा कि वेस्ट वाटर है वो कम जाएगा, ठीक है, और आपका पानी ज्यादा निकलेगा जो आरओ वाटर है। समझ गया सर। अगर आपका टीडीएस 2000 तक है तो उसमें 50% वेस्ट जाएगा, 50% निकलेगा, या ये मानो कि 40% निकलेगा, 60% वेस्ट जाएगा। ठीक। आपका टीडीएस अगर 3000 है, 3500 है, तो फिर आपका 80% वेस्ट जाएगा, 20% निकलेगा। मीन्स हर टाइप के पानी को फिल्टर कर देगा। हाँ, वो तो उसका टीडीएस उसको पानी को मीठा बना देगा, बस ज्यादा अगर आपका खारा पानी है तो उसमें वेस्ट ज्यादा निकलेगा। और आरओ का कितनी कॉस्टिंग आ जाती है सर एक सेटअप? लगभग 1.5 लाख रुपए होता है, जो 1 घंटे में अप्रोक्स 2000 लीटर पानी को आरओ निकाल देते। एज ए फार्मर अगर मेरे को अभी इस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं, मेरे को हाइड्रोपोनिक में जस्ट अभी एंटर करना है, मैं सोच रहा हूँ तो कहाँ से इसकी शुरुआत करी जाए, किन किन चीजों का मेरे को ध्यान रखना चाहिए? देखो, हाइड्रोपोनिक में अगर आप आना चाहते रहो तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपका पानी, अगर आपको आरओ करने की जरूरत ना पड़े, कोई आप या तो बारिश का पानी स्टोर कर पाए, ठीक है, या फिर आप के पास से कोई नहर रजवाया लगता हो वो पानी मिल जाए, टैंक बना के हाँ, कर लूं। या फिर आपके पानी ही आपका मीठा हो, तो लास्ट ऑप्शन है फिर आरओ। ठीक है, ठीक है, और इसको शुरू करने के लिए आपको कम से कम 5 लाख 7 लाख रुपए का आपका बजट होना चाहिए। उसका रीज़न ये है, अगर हम गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले लेते हैं तो कम से कम हमारा आधा एकड़ तक तो स्टार्ट हो, जी सर, ताकि हम अपने खर्चे निकाल पाए, या हमने पूरा साल वहाँ पे मेहनत की, ठीक है, तो हमें 30,000 40,000 रुपये महीना यहाँ से पड़ जाए, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप छोटे से एरिया में करके और पूरा दिन भी आप वेस्ट कर रहे हैं, फिर वहां से वो कमाई नहीं निकल रही है। हाँ, टाइम उतना ही जा रहा है, मैनेजमेंट उतनी ही है। यूट्यूब से सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। ओके सर। ठीक है, बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं आपको, ऐसी वीडियो देख लोगे कि रात को आपको नींद भी नहीं आएगी, आप रातों रात करोड़पति बन जाओगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में भी मेहनत है और एक रीजनेबल मार्जिन है। जैसे कि अगर मिट्टी में आप प्रोटेक्टेड एरिया में 1 एकड़ में 10 लाख 8 लाख 12 लाख रुपए तक कमा लेते हो, हाइड्रोपोनिक में अगर आप उसको हाइड्रोपोनिक तरीके से सेल करते हैं तो आप 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए पर 1 एकड़ से पर ईयर कमा सकते हो। अगर आप उसको अपनी ब्रांडिंग करके अपना प्रोडक्ट बना के रखे नहीं बेचते हो तो आप 12 लाख 15 लाख रुपए तक 1 महीने का कमा सकते हो। 1 साल का कमा सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप एक साल में 1 एकड़ में 2 करोड़ कमा लोगे, 50 लाख कमा लोगे, ठीक है, वो बहुत मुश्किल बात है। फिर सर ये जो नंबर आपने बताए हैं ये काफी बड़े हैं,
हाँ, क्योंकि एज ए गेहूं दान का किसान तो एक साल में 1 ही लाख रुपए प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाता है। जी 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 जी। तो उसके मुकाबले तो ये 10 टाइम्स और 12 टाइम्स तक इनकम होगी ना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, फार्मर इस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे आपने बोला था कि नए फार्मर जब आते हैं तो उसको कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि जो चीज़ हम इसमें उगाना चाह रहे हैं, जी सर। ठीक है? वो हमारे आस-पास बिक जाएगी या नहीं बिक जाएगी, उसको बेचना काम। अच्छा। अब लोग तो मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। हुँ। अब वो लेट्स लगा लेते हैं, कलर्ड कैप्सिकम लगा लेते हैं, बेल पेपर जिसको बोलते हैं, फिर वो बिकते नहीं है। ये सही बात बोली। ठीक है? फिर वो बिकते नहीं है, फिर उसको खीरे टमाटर से भी खत्म हो जाते हैं, वो उतना ही प्रॉफिट नहीं निकलता। अगर आपके वहाँ पे खीरा टमाटर गोभी बिकती है तो वही लगाओ। और अगर आपके पास कोई मेट्रो सिटीज़ पास लगता है, जयपुर है, बॉम्बे है, चेन्नई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, तो फिर आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स पे जाओ। अभी जैसे आपने बोला कि ये फिगर सुनने में थोड़ा लग रहा है कि भई 25 लाख 30 लाख रुपए, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। अगर कलर्ड कैप्सिकम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? कलर कैप्सिकम की मैं बात करूँ तो 1 एकड़ से में 12,000 पौधे हम लगा सकते हैं, हाइड्रोपोनिक। हाँ जी। 12,000 पौधे। एक पौधे की जो यील्ड होती है, 3 किलो के आसपास निकल जाती है। ठीक है। 3 किलो एवरेज होती है, जो लोग सुन रहे होंगे, कर रहे होंगे, उनको पता होगा। मैं 3 किलो भी नहीं मानता हूँ, मैं 2.5 किलो मानता हूँ एक पौधे से। ठीक है। ठीक है? 2.5 किलो हमने मान ली। 2.5 किलो अगर हमने 12,000 पौधे हैं तो 30,000 किलो हमारा शिमला मिर्च हो गया। ठीक। लाल पीली शिमला में 30,000 किलो। 30,000 किलो अगर आप एवरेज 100 रुपए किलो बेच लेते हैं, हाँ जी। 100 रुपए किलो तो 30 लाख रुपए की हो। ठीक है? क्योंकि शिमला मिर्च 120 भी जाती है, 150 भी जाती है, 170-80 तक भी जाती है होलसेल में। ये होलसेल के मिट्टी के रेट बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। और 70 रुपए 80 रुपए तक भी आ जाती है। ठीक है। ठीक है? हम एवरेज 100 रुपए पकड़ लेते हैं, एवरेज 100 रुपए। क्योंकि अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया में करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे इस टाइम पे शुरू होगी वो कैप्सिकम जब रेट 120 भी होगा, 150 भी होगा, 70 भी होगा और लास्ट में आते-आते मई तक आते-आते जब गर्मी में पीक पॉइंट होता है, जब 80 रुपए, 90 रुपए, 70 रुपए तक भी आ जाता है। मतलब हर टाइप के रेट्स फार्मर को देखने को। 100 रुपए मिल गया तो 30 लाख रुपए हो गए। 30 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए खर्चा निकाल दो। ठीक। 25 लाख रुपए निकल जाते हैं, लेकिन मिट्टी वाले फार्मर भी हमारे 15 से 20 लाख रुपए तक निकाल रहे हैं। ये रिकॉर्ड है। अच्छा। आप पता कर सकते हैं जो मिट्टी में फार्मिंग करते हैं। ठीक है। ठीक है जी? 25 लाख रुपए हो गए। 25 ना से 20 तो निकलेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है? ये तो तब है जब आप उसको दिल्ली मंडी में डालोगे। हाँ जी। अगर आपने उसकी पैकिंग करके एक लाल और एक पीली शिमला मिर्च 2 की पैकेट की, उस पे अपनी वेबसाइट लिखी, अपना यूट्यूब चैनल लिखा, पैकिंग करी और वो 2 पीस आपने 50 रुपए के एक मोल में दे दिए और मोल उसको 80 रुपए का, 90 रुपए के 2 पीस बेच रहा है, आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो आप कितने कमा सकते हो? तो आप 35 भी कमा सकते हो, 40 भी कमा सकते हो। लेकिन मैं ये सब चीज़ें बता कर के किसी भी फार्मर को जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको उस्काऊँगा नहीं। केमिकल को वो एकदम फिर वही मोटिवेट हो जाए। अभी यही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 20 लाख 25 लाख रुपए तक शिमला मिर्च में आप निकाल सकते हैं। लेकिन निकालेगा वो जो मेट्रो सिटीज़ के आस-पास हो, जिसकी बेचने के लिए मार्केट होगी। बिल्कुल सर। ठीक है? अदरवाइज़ नहीं। खीरा टमाटर अगर हम लेके चलते हैं, अब कुछ लोग बोलते हैं जी हम तो ऐसी जगह पे है जब हमारे यहाँ पे तो शिमला मिर्च बिकेगी हाँ नहीं, जी। हमने तो खीरा टमाटर करना है। ठीक। अगर खीरा टमाटर आपको करना है, तो फिर देखो अगर आप मंडी में ही डालना है, तो फिर मिट्टी में ही कर लो। सही बात है सर। ठीक है? हाँ। अगर मंडी में डालना है तो मिट्टी में कर लो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसकी अपनी पैकिंग बनाओ, ठीक है? रिटेल शॉप पे दो, किसी मॉल में दो या अपनी खुद की रिटेल शॉप बनाओ। इस तरीके से आप दो, तो मैं कहता हूँ कि फिर भी आप 15 से 20 लाख रुपए 1 साल का निकाल सकते हो। आप एवरेज लगा लेना, मेरा खीरा 50 रुपए किलो जाता है। अच्छा। मार्केट में चाहे 15 रुपए किलो आ जाए, मेरा फिर भी 50 रुपए किलो जाता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट इतना है, बढ़िया है, क्वालिटी है, मेरी पैकिंग है, लोग खरीदते हैं। टमाटर भी मेरा 40 रुपए किलो जाता है, जब बिल्कुल ही पिट जाता है, 10 रुपए किलो आ जाता है, तब मेरा 30 रुपए किलो जाता है। तो इस तरीके से आप पैकिंग करके एक अपनी खुद की ब्रांड बना करके, लोगों को विश्वास में लेकर के अच्छी चीज़ अगर आप लोगों को देते हैं, तो भी आप अच्छा कमा सकते आई मीन से आप चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में सब्जी तैयार कर लो, पर जब तक आप केवल मंडी तक सीमित रहोगे। बिल्कुल, 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 मंडी तक नहीं रहना है। देखो मैं
अपने जो भी आपके व्यूअर है, मैं उनको एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं, हाइड्रोपोनिक फार्म से इंस्पायर होके आप इसको करना चाहते हैं, जब आप इतना कुछ करते हैं ना, तो एक काम और करना, इसको बेचने पे एफर्ट ज़्यादा लगाना। मतलब जो किसान जिससे वो बस। करता है ना, क्योंकि जहाँ से किसान बचता है ना, वो सारा का सारा मार्जिन वहीं पे छुपा होता सारा प्रॉफिट वहीं से। है, वहीं छुपा होता है। बिल्कुल, ये मैंने कहीं सुना भी था सर कि आप ये मत देखो कि आप क्या बेचना चाहते हो, आप ये देखो कि लोग खरीदना क्या चाह रहे हैं आपसे। बिल्कुल, उसी चीज को मार्केट एनालिसिस के बाद आप अपने हिसाब से क्रॉप सिलेक्शन करो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें लगता है कि यार ये बहुत टफ काम है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है। आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, बिकती है, लाइन में लगा के बिकते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके फार्म से लोग सब्जियाँ लेके जाएँगे। अब जो लोग ऑर्गेनिक गुड़ करता है, ऑर्गेनिक शक्कर बना रहे हैं या गेहूँ बना रहे हैं, फ़ोन कर करके ढूँढते हैं, अभी किसके पास है, लोग पहुँच जाएँगे। आपकी सब्जियाँ अगर आप सही में पेस्टिसाइड फ्री बना रहे हो, आपको लोगों पे ट्रस्ट है, तो आपके यहाँ से, आपके फार्म से ही सब्जियाँ जाएँगी। बिल्कुल, ये सही कहा सर आपने। वैसे भी जो आज के दिन इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है, फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, जमीन काफी कम रहेगी। अब चैलेंज ये है कि 1 और 2 एकड़ से ही कमाई करनी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो टाइम गया है सर कि अब 10 एकड़। देखो 1-2 एकड़ से करनी है तो फिर वही बात है कि आपको अपना ही ब्रांड बनाना पड़ेगा, तभी सक्सेस। तभी। बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि भई मैं मंडी में डाल करके, गेहूँ दान करके मैं कमा लूँगा, वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर। तो सर ये एक्सोटिक वेजिटेबल्स, हाइड्रोपोनिक की बात आती है तो एक्सोटिक वेजिटेबल्स से लोग कनेक्ट कर जाते हैं कि इनके अंदर वही ग्रो की जाती है। जी, जी, जी। क्या कंसेप्ट है सर एक्सोटिक वेजिटेबल्स का? कौन-कौन सी वेजिटेबल्स देखो एक्सोटिक क्या है? एक्सोटिक का मतलब ये है, जो सब्जियाँ विदेशों में चलती हैं, बाहर की सब्जियाँ, वो इम्पोर्टेड सब्जियाँ जिसको आप बोल सकते हो, एक्सोटिक बोलते हैं। हमारे यहाँ पे पालक खाते हैं, वो लोग लेट्स खाते हैं। अच्छा। ठीक है जी, हमारे यहाँ पे तुलसी मरवा खाते हैं, वो लोग बेसिल खाते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ पे गोभी खाते हैं, वो लोग ब्रोकली खाते हैं। कहने का मतलब ये जो नई सब्जियाँ हैं, इन्हीं को जो बाहर विदेशों में चलती है, उन्हीं सब्जियों को एक्सोटिक सब्जियाँ बोलते हैं, जो आजकल पिज़्ज़ा वगैरह में ट्रेंड में आ गई हैं। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इन चीज़ों में डलती है, या लोग सैलेड के साथ भी उसको खाते हैं। ओके सर। ठीक है? अब एक्सोटिक में मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मैंने लेट्स उगाया था और मैंने सारा काट-काट के गाय को डाला। ऐसा क्यों सर? किसी को पता ही नहीं था लेट्स के बारे में, लेट्स है क्या? ओके। ठीक है? अब इतनी प्रोडक्शन थी नहीं कि मैं उसको दिल्ली पहुँचाऊँ। हाँ जी। ठीक? हाँ, वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल नहीं है। हाँ, तो फिर उसको क्या था कि मैंने तो ट्रेनिंग पर्पज़ से था, हम ट्रेनिंग देते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, उनको टेस्ट कराया, उन्होंने खाया, फिर वो एकदम ज़्यादा हो गया, वो काट के गाय को डाल दिया। ठीक है? तो यही है कि एक्सोटिक सब्जियाँ जो होती है, वो भी कर सकते हैं, और साथ में जो हमारी गोभी है, टमाटर है, हरी मिर्च है, अपना खीरा है, हरी शिमला मिर्च है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, हम ये भी कर सकते हैं। हाँ, मीन्स एक्सोटिक करनी है तो पहले लिमिटेड अपने कस्टमर्स हायर करो। एक्सोटिक करनी है तो आपके पास मार्केट होनी चाहिए। देखो ये अब मेरी बात सुनो आप। मैंने चेरी टमाटो लगाया, ओके सर। ठीक है? कुछ डेमो पर्पज़ के लिए चेरी टमाटो लगाया। अगर आप दिल्ली में जाओगे किसी मॉल में, एक 200 ग्राम का चेरी टमाटो ₹90 का, ₹120 का, ₹80 का, ₹50 से ऊपर है, हाँ जी। ठीक है? और मेरे यहाँ पे चेरी टमाटो किसी ने लिया ही नहीं। अच्छा फिर ठीक है? इसमें मेरी एक गलती हो गई थी चेरी टमाटो में, मैंने उसकी पैकिंग नहीं बनाई थी। उसपे लिखा नहीं था कि चेरी टमाटो ये वो, अच्छा। पैकिंग नहीं बनाई थी। मैंने ऐसे ही थैलियों में पैक कर के ले गया, और लोग बोले कि नहीं ये तो बड़े-बड़े टमाटरों में से छोटे-छोटे टमाटर छाँट के लाया हुआ है। क्योंकि लोगों की ये सोच ही नहीं ना, उनको पता ही नहीं चेरी टमाटो होता क्या है ना? अब मैं हरी शिमला मिर्च बेचता था ₹80 किलो, और लाल पीली मैं देता था ₹50 किलो। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि लोग क्या क्या सोचते हैं कि ये तो ना पकी हुई है, इन्हें तोड़ी सी और कलर चेंज हो गया, ये पक गई। पकी हुई शिमला मिर्च है, वो बेचता है। लेकिन जो जिनको पता था वो खरीदे। फिर धीरे-धीरे लोगों को उसके बारे में अवेयर हुए, तो मेरी वो ₹100 किलो तक गई। अगर मैं दिल्ली लेके जाता तो मेरी ₹200 भी जाती, पर वो इतनी थी नहीं कि मैं उनको दिल्ली लेके जाऊँ। क्योंकि मेरे को पता था एक्सोटिक है, नई चीज़ है, तो पहले लोगों को यहाँ पे टेस्ट कराते। तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, ठीक है? एक अच्छी लोकेलिटी में अगर आप हैं, अच्छे सिटी में आप हैं, तो आप एक्सोटिक पे जाएँ। नहीं तो मत जाएँ। नहीं तो अपना खीरा करो, टमाटर करो, अपनी पैकिंग बनाओ, बहुत कमाई है।
आप मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज के हिसाब से स्टैंडर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके आसपास की मार्केट ऐसी है तो वही चीज आपको या आपका 50-40 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसा सिटी है हाँ जहाँ पे ये चीजें बिक जाए, ठीक तो आप कर सकते हैं। ठीक है। मार्केट सर जो किसान ये एपिसोड देख रहे हैं हाँ। ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैसे तो क्यों स्टार्टिंग में हमें मार्केट का इतना आइडिया नहीं होता है। आप जो नॉर्थ बेल्ट में रह के आपने किया हाइड्रोपोनिक, हाँ। तो आप अपने हिसाब से क्रॉप प्लानिंग कैसे करते थे, किस महीने में कौन सी क्रॉप प्रेफर करते थे, हाँ। वो थोड़ा सा बता दीजिए ताकि। देखिए, हाइड्रोपोनिक में बहुत सारे लोग ये सोच करके आते हैं कि हम ऑफ सीजनल क्रॉप करेंगे। हाँ जी सर। भाई जुलाई अगस्त में धनिया करेंगे और 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये किलो बेचेंगे। ठीक है। हाँ जी। जनवरी फरवरी में हम भिंडी लगाएंगे, जो कि गर्मी की क्रॉप है, या लौकी लगाएंगे। ठीक है। तो ऑफ सीजनल सोच करके आते हैं लोग। बहुत सारे मेरे किसान भाई ये सोचते हैं कि हाइड्रोपोनिक में किसी टाइम पे आप कोई भी सब्जियां कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, पौधा को उसका क्लाइमेट तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। जो पौधे को चाहिए वो क्लाइमेट तो हमें बना के देना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है। अब या तो आप उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, हाई फाई स्ट्रक्चर बनाए, जिससे वो क्लाइमेट मिल जाए। जैसे मैंने हमें बताया फैन एंड 40 लाख वाला प्रोजेक्ट। हाँ, वो प्रोजेक्ट है। या तो आप महंगा बनाए, ठीक है। या फिर आप सीजन के हिसाब से क्रॉप लगाएं। मेरा मानना ये है कि आप उस पे हाईटेक पे ना जाए। ओके सर। ठीक है। क्योंकि वो हाईटेक का 2 महीने का गेम है। हमारे यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो मई और जून में 2 महीने बंद रहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती हाँ जी सर। है। वो 2 महीने भी चल जाएगा, बस इतना सा फर्क। इतना ही उसका बिजली का खर्चा, उसकी मेंटेनेंस, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्टिंग ज्यादा। ठीक है। आप प्रकृति के साथ लड़ोगे ना तो उससे जीत नहीं पाओगे। सही बात है। जैसे अब धनिया को चाहिए मान लो 22 डिग्री टेम्परेचर, और आप 46 डिग्री में 22 डिग्री बना रहे हो। ठीक है। या तो आप बना नहीं पाओगे। ठीक। बना पाओगे तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आप फिर उस चीज़ को बेचोगे तो आपका जितना ही खर्चा हो गया था, आपने एसी लगाया या कुछ भी किया, ग्रो लाइट्स लगाई लाइट के अंदर की। ठीक है। और अगर आप इतना नहीं बना पाए, आप बना पाए 35, 36, 37, तो वो इतना शानदार यील्ड नहीं आएगी जो आनी चाहिए। उसका कलर भी पीला पीला आएगा, उसमें वेट भी नहीं आएगा। ठीक है। तो प्रकृति के अपोजिट चलना और उसके साथ चैलेंज करना मेरे हिसाब से इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। इसका आप 100% प्रकृति के साथ लड़ते हैं, क्रॉप लगाते हैं, उसका केवल 10% आप मार्केटिंग पे लगा दो, अच्छा, वो 100% के बराबर। ये सर कमाल की बात कही कि पहली कॉस्ट तो हमने वहां से कट कर ली कि हम हाईटेक में नहीं गए। जो स्ट्रक्चर 40 लाख का था 5-7 लाख लगा दिया, जी। और उसमें भी हम सीजनल के साथ जा रहे हैं, पर हम जो सारी मेहनत और जो सारी एफिशिएंसी मार्केटिंग पे करेंगे। उसका 10% सिर्फ मार्केटिंग। बस यो सफलता की कुंजी बता दी मैंने। ये तो सर बहुत बड़ा आइडिया। ठीक है। देखो, अब एक चीज बताओ, टमाटर 10 रुपए किलो है, 12 रुपए किलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। मेरे 30 रुपए, 40 रुपए किलो। जब बिल्कुल आदमी यूं कह दे ना, यार अब तो 10 रुपए में पीटे अंडा है टमाटर, हाँ जी हाँ जी। तो हम 30 रुपए कर दिया रहे। अदरवाइज हमारा 40 रुपए में फार्म से लेके जाते हैं। सर शायद ये बात आपकी बाहर निकल गई। हाँ। टेक्नोलॉजी वालों को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि नहीं, देखो मेरा काम है फार्मर को एक सही दिशा दिखाना, उनको गाइड करना। हाँ जी। क्योंकि मैं भी एक फार्मर का बेटा हूँ। हाँ जी सर। मैंने अपने बाप को, अपनी माँ को धूप में तपते हुए, मेहनत करते हुए मैंने देखा है, और मैं खुद भी फार्मर हूँ। तो मैं कभी भी किसी फार्मर को ऐसी गाइडेंस नहीं दूंगा कि वो फेल हो जाए, उसको नुकसान हो। नंबर 1। जी सर। दूसरी बात, आप लोगों को विश्वास दिलाओ कि आप पेस्टिसाइड फ्री कर रहे हो, या आपकी सब्जियों में न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर है, या आप एक अच्छे तरीके से कर रहे हो। जो भी आपका तरीका है, हाइड्रोपोनिक है या प्राकृतिक खेती है, आप लोगों को ट्रस्ट दिखाओ, एक पैकिंग करो, एक मार्केटिंग करो। बस 10% एफर्ट इसमें लगा लो। आपको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब सीजन क्या है और क्या रेट चल रहा है। बस यही है। तो सर फार्मर एक बार अगर क्रॉप सिलेक्शन कर लेता है अपने हिसाब से कि मेरी नियर बाय मार्केट में इन क्रॉप्स की डिमांड है, तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है किसान के लिए, कौन कौन से स्ट्रक्चर लगा सकता है? देखिए, वैसे तो हाइड्रोपोनिक के लिए रिकमेंडेड है कि आप पॉली हाउस लगाएं। जी सर। क्योंकि अब जब बारिश आएगी तो पानी आपके ग्रो बैग में या आपके एनएफटी के अंदर नहीं जाएगा। हाँ जी सर। थोड़ा सा वेल मेंटेन रहता ठीक है। है।
करने को हम नेट हाउस के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बारिश का पानी जो होता है वो नेट हाउस के अंदर आएगा। ठीक है, आपके ग्रो बैग लगे हुए हैं, पौधे आपके ग्रो हैं, पानी भी बैग में से नीचे निकल जाएगा। लेकिन जब अगर आप उसमें से चलोगे फिरोगे तो थोड़ा कीचड़ वगैरह हो सकता है, हाँ जी सर। जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। करने को नेट हाउस में भी कर सकते हैं, मैं नेट हाउस के लिए भी मना नहीं करूँगा जिसका बजट कम है। ठीक है सर। और या फिर आप पॉली हाउस में कोई भी कर सकते हो और कोई भी क्रॉप ले सकते हैं। ठीक। नेट हाउस के अंदर खास करके हम खीरा लेते हैं, ओके सर। खीरा लेते हैं, टमाटर भी ले लेते हैं, हरी शिमला मिर्च भी ले लेते हैं। अगर आपको कलर्ड कैप्सिकम पे जाना है तो हमें पॉली हाउस लगाना चाहिए। क्या रीजन है सर इसका? उसका रीज़न ये है क्योंकि कलर्ड कैप्सिकम का जब प्राइस होता है ना, वो विंटर में ज़्यादा होता है। ओके सर। क्योंकि कैप्सिकम को कलर चेंज करने के लिए 20 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए। ठीक, जब उसका कलर धीरे-धीरे चेंज होगा। चेंज होगा। ठीक है? और सर्दी में क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, आपको पता है 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक चला जाता है। अब कैप्सिकम तो आपके लगे हुए हैं, लेकिन उनका कलर चेंज नहीं हो रहा है। हाँ जी। ठीक है? कलर चेंज होगा उनका फरवरी में स्टार्ट, तो फरवरी में फिर क्या है कि कैप्सिकम और भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, उसका प्राइस नीचे चला जाएगा। हाँ जी। जो प्राइस दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में होता है ना, वो अप्रैल, मई में नहीं होता। वो तो पीक पॉइंट है, उस टाइम पे तो सबसे कम रेट होते हैं कलर्ड कैप्सिकम के, एक्जोटिक की मैं बात करूँ। तो नेट हाउस में आपने कलर्ड कैप्सिकम लगा दी तो टेम्परेचर ऊपर करेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें कलर चेंज नहीं होगा, आपको अच्छे प्राइस नहीं मिलेंगे। और अगर आपने पॉली हाउस में, पॉली हाउस की सीट आप चारों तरफ से बंद कर देते हैं, ऊपर भी पॉली शीट होती है, तो अंदर टेम्परेचर 4-5 डिग्री हम बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उससे हमारी जो यील्ड होती है, प्रोडक्शन जो है पहले स्टार्ट हो जाती है और हमें अच्छे प्राइस मिलते हैं। सेम यही टमाटर में भी है। और खीरे पे टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि खीरा तो गर्मी हो या सर्दी हो, उसमें कलर चेंज करने का आपका पर्पस क्या है? अगर आप कलर्ड कैप्सिकम की तरफ जाना चाहते हैं तो आप पॉली हाउस की तरफ अगर आप कलर्ड कैप्सिकम में जाएँ तो पॉली हाउस बेस्ट है। और अगर आप खीरा करना चाहते हैं, कोई गोभी करना चाहते हैं, हरी मिर्च करना चाहते हैं, बैंगन करना चाहते हैं, टमाटर भी करना चाहते हैं, तो आप नेट हाउस में जा सकते हैं। एक सर मैंने देखा है कि हाइड्रोपोनिक के जितने भी प्लांट होते हैं, जो उनका नीचे का सरफेस होता है खेत का, वो पूरा वीड मैट से कवर किया जाता है। जी, जी। ये कंपल्सरी है? कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन करना चाहिए। ओके सर। करना चाहिए। देखो ना, हाइड्रोपोनिक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कोई पेस्टिसाइड के स्प्रे को अवॉइड करते हैं। हाँ जी। और 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप बीमारी को आने के बाद स्प्रे करो और एक आप बीमारी आने ही ना दो। जी सर। हमारे बहुत तरह के ऐसे कीट-पतंगे हैं, जो मिट्टी में पैदा होते हैं और पौधे के ऊपर चढ़ते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, जो उनका लार्वा प्यूपा होता है वो जनरली मिट्टी के अंदर सर्वाइव करता है कई बिल्कुल। अगर आप उसके ऊपर वीड मैट डाल देते हो, तो फिर क्या होता है कि कोई चांस ही नहीं होता कि नीचे से जो कोई भी इंसेक्ट है या कोई भी कीड़ा है, वो निकल कर के आए, हमारे पौधे को डिस्टर्ब करे। वो कनेक्शन ही ब्रेक कर दिया है। कनेक्शन ही ब्रेक कर दे, चाहिए, ज़रूरी है वैसे। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हो जाती है सर इसके कारण? उसका लगभग ₹17 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसके प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं, ₹22, ₹25 पर मीटर तक। इसका भी सर मैंने देखा कि 2 कलर के आती है शायद, एक ऊपर से ब्लैक होता है, एक सिल्वर होता है। तो नीचे का वीड मैट कलर कैसे डिसाइड करना चाहिए, कौन से कलर का? नहीं, एक्चुअल में क्या है ना कि वीड मैट तो आपको एक तो व्हाइट कलर में आता है, जिसको आप सिल्वर बोल रहे हो, एक ब्लैक में आता है। अच्छा सर। ठीक है? आप ब्लैक भी डाल सकते हो, व्हाइट भी डाल सकते हो, कोई वो अपनी देख के हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ, लेकिन अगर हम सब्जियों में जाए, जहाँ पे मल्चिंग की जाती है, हाँ जी। मल्चिंग की जाती है जो प्रोटेक्टेड एरिया में, उसका साइंटिफिक रीजन होता है मल्चिंग का कि ऊपर हमने ब्लैक करना है या सिल्वर करना है, ठीक। वो अंदर मिट्टी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ओके। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं। ठीक है सर। और इसका न्यूट्रिशन है सर जो, वो कैसे मैनेज किया जाता है? कि नेट हाउस और पॉली हाउस में तो हम देखते हैं जनरली फर्टिगेशन शेड्यूल चलते हैं। इसके अंदर कुछ वेरिएबिलिटी है या वही कंसेप्ट सेम फॉलो होता है? नहीं, उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे हमारी एनएफटी टेक्निक होती है जिसमें पाइप वगैरह में पानी घूमता है। हम एक सेटअप के आगे एक रिजर्वायर टेक देते हैं, यानी एक टैंक बना देते हैं। जो भी हमारे पौधे हैं उसी के हिसाब से जो पानी हमें चाहिए, 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर का एक टैंक होता है। उस टैंक के अंदर हम न्यूट्रिशन घोलते हैं। पौधे को जो 16 न्यूट्रिशन चाहिए हम टैंक में घोलते हैं। ठीक है। अब एक मोटर पंप से वो पाइपों के अंदर वो पानी रोटेट होगा, सर्कुलेट करेगा
और वही पानी वापस टैंक में आ जाएगा, वो ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है। पानी कम होता है हम पानी डाल देते हैं, न्यूट्रिशन कम होता है हम उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर लेते हैं। एक पीएच और टीडीएस मीटर आता है जिससे हमें पता लगता है अब इसमें इसको पानी की ज़रूरत है या न्यूट्रिशन की ज़रूरत। ठीक। लेकिन जब हम कमर्शियल लेवल पे ग्रो बैग टेक्निक पे काम करते हैं तो उसमें हम जो है एक जैसे कि हम पॉली हाउस नेट हाउस में देते हैं, एक वेंचुरी सिस्टम होता है या इंजेक्टर पंप होता है। हम एक छोटे टैंक के अंदर न्यूट्रिशन घोलते हैं, पौधे को आज जो भी फर्टिलाइजर देने होते हैं उसके वो न्यूट्रिशन हम उसमें घोलते हैं और वेंचुरी के साथ जो है पौधों के वो नेट हाउस पॉली हाउस वाला नेट हाउस की तरह होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि मिट्टी होती है, मिट्टी में भी अपने खुद के कोई न्यूट्रिशन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसमें भी आदमी यूरिया डालता है, डीएपी डालता है या गोबर का खाद डालता है, तो मिट्टी भी सपोर्ट करती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं, एकदम अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब न्यूट्रिएंट जो है हमने मैनुअली देने होते हैं। मिट्टी के अंदर एक बार के लिए किसान फर्टिगेशन देना भूल भी जाता है, हाँ तो चल तो भी पौधे सर्वाइव कर जाते हैं। बट यहाँ पे अगर स्किप हुआ शेड्यूल तो क्रॉप अफेक्ट होता है। नहीं, ज़्यादा नहीं, एक बार आप मान लो बारिश ज़्यादा है, पौधों में नमी है, तो हम नहीं भी देते हैं। वो जितना मैं समझाऊं सर कि अगर आपको लीफी वेजिटेबल्स की तरफ जाना है, जिसके अंदर जिनका रूट डेप्थ काफी छोटी होती है, तो एनएफटी टेक्नोलॉजी काम करती है। हाँ बिल्कुल। वही अगर आप ऐसी क्रॉप लगा रहे हो जो फ्रूटी क्रॉप है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, कैप्सिकम है, तो आपको ग्रो बैग के अंदर कोकोपीट के साथ जाना होगा। देखो रूट्स का भी ज़्यादा इशू नहीं है। हाइड्रोपोनिक टेक्निक ही ऐसी है कि उसमें रूट ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। ओके सर। पौधा रूट कब फैलाता है जब उसको न्यूट्रिशन की पूर्ति ना हो। ठीक है, अगर सपोज करो कोई मांगने वाला है, उसको एक घर में पूरा खाने पीने को मिल गया, वो अगले घर में नहीं जाएगा। अगर उसका वहाँ पे पेट नहीं भरता तो 2 घर में, 5 घर में, 10 घरों में। हाँ सर, सही बात है। तो ऐसे ही पौधे का है, जब पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मान लो 6 इंच के एरिया में मिल गए तो वहीं पे सर्वाइव करेगा। अगर उसको वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिले तो उसकी जड़ें फैल जाती। ओके सर। तो हाइड्रोपोनिक का साइंटिफिक रीजन ही ये है, हम छोटे छोटे 3 इंची 4 इंची पाइपों में पौधा कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पानी है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है, तो पौधे को रूट्स फैलाने ही नहीं पड़ते। ओके। इसलिए पौधा जो अपनी एनर्जी है वो रूट्स की बजाय अपनी ग्रोथ पे लगाता है मिट्टी के मुकाबले, और सर ये फास्ट ग्रोथ होती है। लेकिन आपका सवाल था कि भाई हम ग्रो बैग पे जाने का रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ। लीफी वेजिटेबल है, ब्रोकली है, गोभी है, उसको हम पाइप में आराम से मेंटेन कर सकते हैं। अब खीरे का पौधा 20 फीट तक जाएगा, टमाटर का पौधा 18 फीट तक जाएगा, वो आप पाइप के अंदर कैसे मेंटेन करोगे? ओके सर। उसको बांधना है, उसको तोड़ना है, उसकी प्रूनिंग करनी है। और पाइप में जाने का मतलब ये है कि हम वर्टिकल जा करके ज़्यादा यील्ड निकाले। अब आप टमाटर का पौधा जो 18 फीट जाएगा उसको वर्टिकली कैसे लगाओगे? और नंबर 1 तो ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं आप पाइप में पौधा नहीं लगाते, हमने पाइपों में खूब खीरे लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, शिमला मिर्च भी लगाई है। इंटरकल्चरल ऑपरेशन मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, दूसरा क्या है कि हमें जो शॉर्ट टाइम की वेजिटेबल्स है ना, जिनका क्रॉप साइकिल छोटा है, उनको हमने एनएफटी डीएफटी पाइपों में जाना चाहिए। जैसे लीफी है 2-3 महीने की है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है या छोटे जो पौधे। लेकिन जो बड़ी है जैसे शिमला मिर्च है, 1 साल तक भी चल जाता है पौधा। हाँ जी। अगर क्लाइमेट स्टेबल हो, आपका टेम्परेचर 35 से ऊपर ना जाए, तो आप 1 साल तक भी इस पौधे को चला सकते हो। ओके सर। ठीक है, इसी तरह बैंगन को भी चला सकते हो, हरी मिर्च को भी चला सकते हो, टमाटर भी 10 महीने तक चल जाएगी। ठीक है, अब इतने लंबे क्रॉप साइकिल को आप किसी एक पाइप में मेंटेन करते हो, चैलेंजिंग है। गलती से कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, कोई कुछ भी पानी में कुछ किसी ने कुछ डाल ही दिया, बच्चे ने कुछ डाल दिया, तो रिस्क हो जाता है। तो शॉर्ट टाइम की हमें करनी चाहिए, क्योंकि सारा पानी कनेक्टेड है, एक टैंक से एक आ गई तो सारे मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, रेयर चांस की बात है, लेकिन संभावनाएं हैं। और ग्रो बैग के अंदर अलग अलग है, तो एक प्लांट में डिसीज आए तो एक बड़े पौधे होते हैं, उनके सीड्स भी महंगे हैं, उनमें यील्ड भी ज़्यादा निकलनी है, उसका क्रॉप साइकिल भी ज़्यादा है, बजट हमारा डिपेंड करता है। अब पालक का क्या है, चलो एक पालक खराब भी हो गया तो 30 दिन में फिर तैयार हो जाएगा, महंगा बीज नहीं है, 10 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। तो वो चीज़ें हैं। तो शॉर्ट टाइम की हम ज़्यादातर एनएफटी में करते हैं, और जो जिसका लॉन्ग टाइम है वो हमें ग्रो बैग्स के अंदर ही जाए तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी क्लैरिटी मिली सर। एक सर
न्यूट्रिशन के जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, हाँ कौन सी अच्छी कंपनी है? क्योंकि फार्मर कई बार अवेयर नहीं होते कि जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट बनाती है। ICL कंपनी है, इजराइल की कंपनी है ICL, उसके अच्छे फर्टिलाइजर हैं। ठीक। आप कोरोमंडल है एक कंपनी, ठीक। कोरोमंडल के अच्छे फर्टिलाइजर है। मैं तो 2 कंपनियों को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी है, अपना नागार्जुन है, वर्धमान है, श्रीराम है, मल्टीप्लेक्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये फिर भी ठीक ठीक है, एवरेज कंपनियां हैं। ठीक है। इफ्को भी है, लेकिन बेस्ट में कोरोमंडल और ICL मान। एक सर, आपने इतने सालों में जो एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ पर हाइड्रोपोनिक सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या मेजर रीजंस रहे सर हाइड्रोपोनिक्स के फेलियर होने के? क्या क्या कारण है, क्या क्या गलतियां किसानों ने की, जो आपको लगता है कि अगर वो ना होती तो शायद वो प्रोजेक्ट भी आज सक्सेसफुल होते? देखो, इसके मेन रीजन मेरे को ये रहे, उन लोगों ने यूट्यूब से वीडियो देखी, करोड़पति बनने के सपने देख लिए और बड़े इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट किया। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, जी सर। लेकिन इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होना चाहिए। ओके। कहने का मतलब, अगर आप 1 करोड़ लगाते भी हो तो 1 करोड़ के हिसाब से आपका एरिया बड़ा होना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट बड़ा होना चाहिए। समझ गया। ठीक है ना? कुछ लोग कम एरिया में ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद उनका जो क्रॉप सिलेक्शन होता है ना, वो सबसे बड़ा फेलियर का कारण होता है। क्रॉप सिलेक्शन मीन्स वो अपनी मार्केट को रीड नहीं करते हैं कि मैंने इस चीज़ को बेचना कहाँ। ठीक है सर। और वो उसके हिसाब से अपना सेटअप डिजाइन कर लेते हैं, उस पे खर्चा कर देते हैं। फिर वो क्रॉप उनकी बिकती नहीं है या उनको बेचने में दिक्कत आती है। मेरे पास एक कोलकाता साइड से एक कॉल आई थी कि सर मैंने आधा एकड़ में 80 लाख रुपए के करीब उसने इन्वेस्ट कर दिया, अंदर बाहर का पूरा। ठीक है। और लेटस वगैरह लगाया। नो डाउट कि उसका लेटस बहुत अच्छा ग्रो किया, स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छी ग्रो करी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। ओके। अब उसको बेचने जाना पड़ता था, कोलकाता में जाना पड़ता था, कोलकाता से वो 300-400 किलोमीटर दूर था। अब वो बोलता है कि मैं वहां तक लेके जाता हूँ तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन इतना हो जाता है कि मैं इससे बढ़िया सोचता हूँ कि मैं लेके ही नहीं जाता। आओ, प्रॉफिटेबल नहीं रहा। प्रॉफिटेबल नहीं है। तो फेलियर का मेन रीजन यही है, आप ये देखें कि आपको चीजें बेचनी कहाँ पर है, ठीक है। उसके हिसाब से अपना सेटअप बनाए, उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, किसी की गाइडेंस में जरूर काम करे, पहले 1 साल कर ले। हाँ जी। ठीक है, जो आपको बताए कि इस टाइम पे ये क्रॉप लगानी है, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सी क्रॉप लगानी है। ठीक है, फिर वो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार इसमें कुछ नहीं होता। सर ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। मैं आपसे पूछना भी चाहता था ये सवाल, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था कि मैंने देखा है कि कई बार जब लोग नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं, वो 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग ले लेते हैं बस। उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं सारे ऑपरेशन खुद ही हैंडल कर लूंगा। वो कंसल्टेंट को हायर नहीं करते, बल्कि जो बड़ी कंपनीज है जो इंडिया में बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है, वो प्रॉपर फीस देती है, कंसल्टेंट्स को हायर करती है। क्योंकि और किसान पहले साल में प्रॉफिट निकाल भी नहीं पाते, वो 15 से 20 हजार के खर्च के चक्कर में कि मैं किसी कंसल्टेंट। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसान इस माइंडसेट को चेंज करे कि 1 साल अगर मैं किसी को हायर करता हूँ तो वो रिटर्न्स उसके बढ़ेंगे ना कि घटेंगे। बस ये थोड़ी सी मेंटलिटी का फर्क है। हाँ जी। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि सर वैसे ही बता दो थोड़ा सा, सर आपके यूट्यूब चैनल से देख लेंगे। ठीक है सर, देख लीजिए, हमने तो डाल रखा है। हाँ जी सर। है ना? वो एक छोटा सा अमाउंट देने से डरते हैं, लेकिन नुकसान बड़ा उठा लेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला है तो फिर आपको फेलियर का चांस नहीं बनता। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करते हैं, क्रॉप सिलेक्शन सही करते हैं, तो स्टार्टअप किसी कंसल्टेंट से पूछ करके बनाते हैं, तो जाहिर सी बात वही है, अगर एक फार्मर 1 साल के लिए कंसल्टेंट को हायर कर ले, जी, उसके साथ मिलके काम करे, तो उसको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल सर। अब देखो ना, अब 2 तरीके हैं। या तो आप इसको मेरी तरह पहले छत पे स्टार्ट कर, फिर कॉमर्शियल जाए, फिर डेमोस्ट्रेशन करे, वेराइटियां देखें कौन सी वेराइटियां सक्सेस होंगी, कौन सी वेराइटियां सक्सेस नहीं होंगी, और न्यूट्रिशन फार्मूलेशन बनाएं। बहुत लंबी जर्नी। हाँ, अपने न्यूट्रेंट ट्राई करें, किस पौधे पे कौन सा न्यूट्रेंट सेट बैठता है, क्या चीज़ बढ़ानी है, क्या चीज़ घटानी है। या तो आप ये डेमोस्ट्रेशन के लिए 2-3 साल लगाएं, फिर कॉमर्शियल जाएं, या फिर कंसल्टेंट के साथ, या फिर आप 1 साल के लिए किसी कंसल्टेंट को हायर करो। ठीक है, एक क्रॉप करो, अगली क्रॉप में आपको किसी की जो हेल्प की जरूरत ही नहीं है। शायद सर मेरे को लगता है कि आपकी लाइफ में भी जो
बिजनेस जर्नी का जो टर्न लिया है कि आज आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, फॉरेन तक कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जी पूरा सेटअप इंस्टॉल करने में अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, जी तो जो आपने इसके अंदर प्रॉब्लम देखी कि जो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के अंदर है बिल्कुल कि पहली बात तो 1 करोड़ के साथ आप ना जाए, इस टेक्नोलॉजी को हम कम में भी तैयार कर सकते हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। दूसरी चीज आपने इसकी पूरी एग्रोनॉमी इसको प्रॉपर समझा, जी कई सालों का एक्सपीरियंस है, जी बिल्कुल वही जो आपकी जर्नी थी वही आप आज बिजनेस का स्रोत बन गई। बिल्कुल। देखो मैंने प्रैक्टिकल किया है, हाँ जी, मैंने लॉस भी किए हैं, फायदे भी किए हैं, और मैंने हर एक चीज को तरीके से करके देखा, डेमोन्स्ट्रेशन किया। रफ भी आता है, स्लैब बैग भी आता है, ग्रो बैग भी आता है, ठीक है। उन तीनों में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, प्रैक्टिकली करके समझाना कि किसी की यूट्यूब चैनल को देख करके, और मैंने उसको समझ लिया। कोस्ट काटनी भी सीखी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसको प्रैक्टिकली भी करके देखा है। और उसके बाद फिर उसमें किस में कौन सी क्रॉप सही आएगी, हाँ जी, किस में फंगस ज़्यादा आती है, किस में फंगस नहीं आएगी, हाँ जी, किस में न्यूट्रिशन ज़्यादा लगते हैं, किस में कम लगते हैं, किस सेटअप के लिए कौन सा सही है, क्या टेक्सचर सही है, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किए हैं। ये इंटरेस्ट था जो भी आप हाँ, गई थी। इंटरेस्ट किया है, और दिमाग में एक चीज़ थी कि इसकी जड़ तक जाना है, इसकी गहराई तक जाना है, खुद भी करूँगा, लोगों को भी कराऊँगा। इसलिए बहुत सारे, हालाँकि कुछ चीज़ों से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। हाँ जी, मैं चाहता तो उसी को रिपीट कर सकता था। फिर भी मैंने वो चीज़ चेंज करके दूसरे तरीके से की। चाहे उसमें मैंने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन मुझे पता तो चल गया कि इसमें फेलियर का ये कारण है। तो सर और जो नर्सरीज वगैरह इनकी तैयार की जाती है वो खुद करनी चाहिए या कैसे, क्या बाहर से परचेज करनी पड़ती है? देखो नर्सरी आप खुद भी तैयार कर सकते हैं और बाहर से भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने ना कुछ सेंटर खोले हुए हैं हाँ जी, फार्मर के लिए। ठीक है, वो आपको ₹1 सवा रुपया पर प्लांट के हिसाब से आपको नर्सरी तैयार करके देते हैं। आप अपने सीड दे आओ ठीक है, और वो आपको नर्सरी तैयार करके दे देंगे। इवन कि आपका सीड्स की जो कॉस्ट थी, उसका 50% भी आपके अकाउंट में देंगे, अगर आप हरियाणा के ही हैं तो। ओके, मतलब सीड्स पे भी सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। ये स्टेट टू स्टेट। मान लो आपका ₹70,000 का सीड्स आया, तो ₹35,000 आपके अकाउंट में आएंगे और आपको नर्सरी भी तैयार करके देंगे। ये तो काफी मतलब इकोनॉमिक हो जाता है फार्मर के लिए। अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। 100% प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा बिजनेस है, फ्यूचर का बिजनेस है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। हवा-हवाई में काम ना करें, लोगों की वीडियो को देख कर के मोटिवेट ना करें। किसी ऐसे आदमी से मिलें जो प्रैक्टिकली इसको सक्सेस, फेलियर से नहीं मिले। फेलियर तो फेलियर की सलाह देगा। कोई भी ये नहीं बताएगा कि मैं फेल क्यों हो गया। वो कमियाँ सिस्टम की निकालेगा, अपनी कमियाँ कोई नहीं निकालेगा। हाँ जी सर, है ना? तो एक ऐसे आदमी से मिलें जो आपको सही गाइड दें, सही मार्गदर्शन करें और आपको कम से कम खर्चे में बढ़िया से बढ़िया सेटअप दे, तब सक्सेस है। बहुत सारे लोग खर्चा इतना कर देते हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है जो कोई 1 करोड़ लगाएगा, वो साल में 20 लाख 30 लाख रुपए की तो उम्मीद रखेगा, बिल्कुल सर, तब भी 5 साल में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी। है ना? तो इतने की तो उम्मीद रखेगा ना। तो आप ऐसा इतना लगाओ ही मत कि आपको 5 साल में आए। आप ऐसा काम करो कि जितना आपको लगाए वो 1 साल में पूरा हो जाए। मजा है सर फिर तो। तब मज़ा है करने का। हाँ। लेकिन आप किसी कंपनी से संपर्क करोगे, वो खर्चा ही आपका इतना कर देगी, ठीक है? इतना खर्चा करवा देगी कि आपको होगा ही नहीं। फिर ज़ाहिर-सी बात है ना, आदमी उसी हिसाब से अपना स्टैंडर्ड भी बना लेता है। बिल्कुल, अब वो क्या बोलते हैं कि 1 लाख रुपए का 1 करोड़ में सेटअप बनेगा और आपको टर्नओवर दिखाएँगे सवा करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़। अब आदमी को लगेगा कि मैं तो 8 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला हूँ, ठीक है? वो ऑफ़िस बनाएगा, ठीक है? वो लेबर रखेगा, मैनेजर रखेगा, पता नहीं क्या-क्या तामझाम जोड़ लेगा, खर्चा बैठा उसका महीने का 50,000 60,000 1 लाख रुपया, हाँ। और इतना ही उसको उसमें से निकला। और 1 करोड़ को तो भूल जाओ। हाँ, वही चीज़ है। तो सुनील सर धन्यवाद, आज आपने अपना समय दिया, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली। आई होप इन फ्यूचर हम आपके जो पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर एक प्रैक्टिकल टूर भी कराएंगे किसान साथियों का, ताकि वो देखकर भी चीजों को सीख सके। जी, बिल्कुल, अभी मेरा एक प्रोजेक्ट अफ्रीका में है। जैसे ही मैं अफ्रीका से वापस आता हूँ, तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइव सब कुछ यहाँ पे दिखाएँगे, और आप चाहें तो जितने भी आपके व्यूअर होंगे, जो भी यहाँ पे आना चाहेगा, सबका मोस्ट वेलकम करेंगे और प्रैक्टिकली लोगों को बताएँगे, समझाएँगे और दिखाएँगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।